बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को एक झटका दे दिया है। उसके साथ साथ पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग कामयाब हुई है। और वो लॉबिंग क्या थी, इसके साथ हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि मोहम्मद जुबैर ने, जो गवर्नर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के, उन्होंने भी लंका ढा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग कामयाब कैसे हुई है, इस पर आपसे बात करेंगे। नाजरीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से एक ख़त लिखा गया था IMF को, जिसमें पाकिस्तान के इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे उसके हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया गया था। और बाद में फिर जब ये खत सामने आया तो उससे पहले अमेरिका के ही 31 कांग्रेसमैन ने एक खत लिखा था अमेरिकी वजीर खारजा और अमेरिकी सदर को, जिसमें पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के हवाले से तहकीकात का मुतालबा भी किया गया था। बल्कि उस खत में यह भी कहा गया था कि जब तक इसकी साफ और शफाफ तहकीकात नहीं होती तब तक इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए जो इन इंतखाबात के नतीजे में बनने जा रही है। और फिर उसमें पाकिस्तान पर पाबंदियों के हवाले से भी बात की गई थी। अब जो है सूरत हाल ये है कि 20 मार्च को एक समात होने जा रही है, बड़ी अहम समात है। बुनियादी तौर पर कांग्रेस की कमेटी है, ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उसकी सब कमेटी में डोनाल्ड लू की तलबी कर ली गई है। 20 मार्च को इसकी समात है सुबह 10 बजे, और वाशिंगटन DC कैपिटल हिल में इसकी समात है। वो कमेटी जिसने ये डोनाल्ड लू साहब को तलब किया है उसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों शामिल हैं। रिपब्लिकन्स की तादाद उसमें ज्यादा है, 6 रिपब्लिकन हैं और 4 उसमें जो है वो डेमोक्रेट्स भी हैं। जो विल्सन इसके चेयरमैन हैं। बुनियादी तौर पर ये एक नोटिस जारी किया गया था 13 मार्च को, और अब इसकी ओपन हेयरिंग यानी इसकी खुली समात होगी। और सिर्फ खुली समात नहीं होगी बल्कि इस तमाम तर कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। और ये कार्रवाई जो होने जा रही है इसमें बुनियादी तौर पर जो मौजू है वो है कि इलेक्शन के बाद का पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस। और फिर जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, इस जो ये कमेटी है इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जायजा जो है वो भी लिया जाएगा। और ये भी इसमें कहा गया है कि इसमें मजीद जो गवाहान हैं उनको भी तलब किया जाएगा। पाकिस्तान में 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और वो ऑब्जर्वर्स और पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स भी जो जिन्होंने इन इंतखाबात का बड़े करीब से मुशाहिदा किया, उन्होंने बहुत सारी संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की थी कि इन इंतखाबात में संगीन बेज़ाब्तगियां जो है वो सामने आई हैं। और फिर ये भी था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो है वो बड़ा फर्क था। और फिर उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 के बावजूद पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को इलेक्शन हराने का सिलसिला जो है वो जारी है। कल भी गुजरावाला के एक हल्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया। और जो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत दफ़ा ये गुफ्तगू भी की है। और फिर उन्होंने बुनियादी तौर पर ये अमरीका की जानिब से इन इंतखाबात पर सवालात भी उठाए थे और इसकी तहकीकात का मुतालबा भी किया था। और अब जो है पाकिस्तान में चूंकि ये सारा सिलसिला हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो सारा जो कुछ ये किया जा रहा है उसमें मैं समझता हूँ बराबर के शरीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वो ओवरसीज जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो बड़े अहम ओहदों पर भी हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग उसमें शामिल हैं। और फिर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा तादाद की वजह से वहां के बहुत सारे हलकों में जो जीत होती है रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की, वो भी बेस कर रही होती है पाकिस्तानियों के वोट पे। तो वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करने वाले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनकी एफर्ट्स और उनकी लॉबिंग जो है वो लगता यही है कि अब जो है वो काम आ गई है। और अब चूंकि 2022 में मार्च 2022 में पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था अप्रैल 2022 में, उसके हवाले से बात की जा रही थी। अमेरिकी महकमा खारजा और खसूसन जो डोनाल्ड लू हैं उनको हदफ तनकीद बनाया जा रहा था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस पर बातें भी की जा रही थी कि अमेरिका जो है वो किस तरह मुल्कों में मुदाखलत करता है और हुकूमतें तब्दील करता है। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब ये सारा सिलसिला जो है वो अमेरिकी कांग्रेस की जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी, उसमें अब ये डिस्कस होगा। अब सवालात क्या किए जाते हैं,
اور پھر اس پر ایک کمیٹی کا جو ہے موقف کیا سامنے آتا ہے، اس کے لیے تو بہرحال ابھی انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ 20 مارچ کو اس کی سماعت ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ میں اگر کسی شخص کو بطور وٹنس کال کیا جاتا ہے تو پھر اپنے یقین کی حد تک اور اپنے معلومات کی حد تک جو ہے وہ تمام سوالات کے جواب دیتا ہے۔ عام طور پر غلط بیانی نہیں کی جاتی، اور وہ باتیں جو پاکستانی سفیر اسد مجید کے سائفر کے حوالے سے سامنے آئی تھیں، جس میں ڈونلڈ لو کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ انہیں تبدیل کریں، اور اگر ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، اگر ان کو تبدیل نہ کیا گیا تو پھر پاکستان کو اس کے اثرات جو ہیں وہ بھگتنے ہوں گے، یہ کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے پاکستان کو۔ تو اگر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً اس سے کامیابی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل میڈیا جو امریکہ کی پاکستان جیسے ملکوں میں مداخلت کی بات کرتا ہے، خصوصاً چائنا اور رشیا جو ہے، اس حوالے سے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ یقیناً ان کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ اب پاکستانی دفتر خارجہ کا اس پر جو رد عمل ہے وہ ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آیا کہ پاکستانی دفتر خارجہ اس پر کیا اپنا ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں جہاں بنیادی طور پر یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، یہاں تحقیقات ہونے کی بجائے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا اور ایک چلتی حکومت کو گرایا اور اپنی مرضی کے لوگ لا کر پاکستان پر مسلط کیے گئے ہیں، وہاں اب اس کی تحقیقات شروع ہو گئی، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں امید یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کی تائید ہوگی، یا ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیں گے۔ اس کا امکان کم ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اگر ڈونلڈ لو بھی وہاں اس میں سچ بولتے ہیں اور اس کمیٹی میں یہ اعلامیہ سامنے آ جاتا ہے اس کمیٹی کی جانب سے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں بہرحال امریکہ کے ایک جو ڈونلڈ لو صاحب ہیں ان کی مداخلت بھی تھی اور انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے اور کیا ہے، تو بہرحال انٹرنیشنلی بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ لوگ جو امریکہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں ان کو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس سے کامیابی ہوگی۔ پاکستان میں اس چیز کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ سائفر کی تحقیقات کی جائیں، لیکن ان کے اس مطالبے پر جو ہے وہ کسی نے کان نہیں دھرے تھے۔ اب پاکستان میں پاکستان کے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ لابنگ کامیاب ہوئی، اور اب امریکی ایوان نمائندگان کی جو فارن افیئرز کی کمیٹی ہے اب اس میں سارے معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یقیناً کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو اپنے ملک میں نہیں سنا گیا لیکن اب امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور اب وہ امریکہ میں سنا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو ایک جھٹکا دے دیا ہے، اور بنیادی طور پر یہ فیصلہ تو کل آیا تھا جس کا لیکن ہوا یہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کی تھی، تو اس ملاقات کی درخواست کو رد کر دیا گیا تھا سیکیورٹی کو ایشوز بنا کر کہ جی کچھ دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور سیریس قسم کے تھریٹس ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی اس ملاقات کو وہ پوسٹ پون کر دیں، اور ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک صوبے کی دوسرے صوبے کو میں سمجھتا ہوں انکار تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کل کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کرتی ہیں، یا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کرتی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی جانب سے یہ آ جاتا ہے کہ جی یہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے اور آپ یہاں کا دورہ نہ کریں، تو ظاہر ہے اس سے کوئی اچھا جو ہے وہ نہ تو تاثر جائے گا انٹرنیشنلی بھی، اور ملک کے اندر جو پہلی میں سمجھتا ہوں انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے اور جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور ملک میں جو جس قسم کا سیاسی عدم استحکام آیا ہوا ہے مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے پابندی لگائی گئی تھی اس پابندی کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی وہ ان کے وکلاء بھی ان سے مل سکتے ہیں، اور پھر کل جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں ایک صوبے کی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے اس کا زور جو ہے وہ ملک کے مسائل حل کرنے سے زیادہ اس بات پر ہے کہ عمران خان سے ان کی پارٹی کے لیڈرز اور ان کی وکلاء کی ملاقاتیں جو ہیں اس کو کیسے روکا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سینٹ کا الیکشن آگے ہونے جا رہا ہے، تو سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ کی تقسیم ہے، گریڈ الائنس کے سلسلے میں بھی گفتگو چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج جو ہے رمضان میں کیسے کرے گی، یا ان کا جو احتجاجی آگے مظاہرے ہیں ان کی پلاننگ کیا ہوگی، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنے
इस जो मैंडेट की चोरी है उसका मुकदमा लेकर अवाम में जाएगी। ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरी यही है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने पार्टी के जो उनके लीडर्स हैं, उनके जो वुकला हैं और जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उससे गुफ्तगू करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको बताएँगे कि आपने ऐसे-ऐसे करना है। तो ये सारा मामला रोकने के लिए 15 दिन की पाबंदी लगा दी गई है। अब जहाँ तक थ्रेट का ताल्लुक है तो इस मुल्क में थ्रेट तो सबको है। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी थ्रेट है तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने दफ्तर से ना निकलें। अदालतों को भी थ्रेट है तो फिर जो जजेस साहबान हैं उनको भी घर में बैठना चाहिए। तो ये थ्रेट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के रहनुमा जो हैं, उनसे उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना जो है मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब भी है और ये मज़ीद तफरीक का और खलीज का बायस बनेगा। और इस मुल्क में जो मज़ीद जो मैं समझता हूँ एक जो पोलराइज़ेशन की बात की जाती थी कि जी इमरान खान साहब ने एक नफ़रत की सियासत को जन्म दिया। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने नफ़रत की सियासत को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये नफ़रत की सियासत को ज़रूर जन्म दे रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा भी जेल में थीं, नवाज़ शरीफ भी जेल में थे, शहबाज शरीफ भी जेल में थे, लेकिन सबकी मुलाकात होती थी। इमरान खान का जो ताल्लुक है, उनके वुकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद, अदालतों की इजाज़त के बावजूद उनसे नहीं मिलने दिया जाता। उनकी पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है, उससे भी मुलाकातें नहीं करने दी जाती। तो फिर इल्ज़ाम जो है वो भी इमरान खान पर लगाया जाता है कि जी उन्होंने नफ़रत की सियासत को जो है वो फ़रोग़ दिया। बुनियादी तौर पर नून लीग जो है, वो नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दे रही है। नाज़रीन ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन वो लोग जो ये कहते थे कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क तोड़ने वाला था और मुल्क आईएमएफ को दे दिया था और ये कर दिया था, वो कर दिया था। उन लोगों के मुँह पर तमांचा रसीद कर दिया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, गवर्नर भी रहे। उन्होंने कहा कि जी अगस्त 2020 में मैं पहली दफ़ा जनरल कमर जावेद बाजवा से मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर मिला था। फिर इसके मिलने के बाद जो है वो मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान भी बना दिया गया था और फिर मैंने इसके बाद भी मुलाकात की थी। तो वो बातें जो अब तक की जाती थी कि जी हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और हम जो है वो अवामी तायद और अवामी नुसरत के साथ हैं, वो बयानिया जो है वो बहरहाल दफन कर दिया है, वो बयानिया बढ़ के रह गया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने लंका ढा दी है नून लीग की। वो बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से था कि जी अमरीकी मदाखलत की बुनियाद पर पाकिस्तान में कुछ लोगों ने मिलकर ये सारा जो है वो खेल खेला और उनकी हुकूमत को गिराया। उस बयानिए की बहरहाल मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तस्दीक कर दी है। उससे पहले जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी बता चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ-साथ मुस्लिम लीग नून के और भी बहुत सारे लोग बता चुके हैं। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो माफ़ी भी माँग चुके हैं। फजलुर रहमान साहब भी इस पर लबकुशाई कर चुके हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बातें खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन जो था, उस रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका के साथ-साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे आगे थी। नाज़रीन पाकिस्तान में कुछ लोग ये ऐतराज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदफ़ तनकीद बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लेटर जो आईएमएफ को लिखा गया, वो नहीं लिखा जाना चाहिए था। ये एक किस्म की मुआशी दहशतगर्दी है। उन लोगों की ये बात जो है किसी हद तक कह भी सकते हैं कि दुरुस्त है, लेकिन अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो भी इंसाफ फराहम ना करे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाए, उनकी जीती हुई नशिस्तें जो हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए, मखसूस नशिस्तें भी ले ली जाएं, सारी लीडरशिप जो है उसको जेल में डाल दिया जाए, हत्ता कि वज़ीर आला का इंतखाब लड़ने की इजाज़त भी ना हो। मियाँ असलम इकबाल साहब आपको पता है कि लाहौर असेंबली नहीं पहुँच सके थे, फिर उनकी जगह दूसरा उम्मीदवार जो है उसको सामने लाया गया। तो जब मुल्क की अदालतें और मुल्क के इदारे किसी एक शख्स को इंसाफ देने में अब वाज़े तौर पर नाकाम नज़र आएँ, तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अक़वाम मुत्तहिदा को या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को या किसी ऐसे मुल्क को लिखें कि जी हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, आप इसका एक तहकीकात का भी मुतालबा करें और पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दें कि पाकिस्तान में इंसाफ और जो कानून है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।